हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और सुबह के 9 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी से एक बार बताएंगे, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ? वेरी गुड मॉर्निंग जी, रेनू जी, रीटा जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार बताएंगे, क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ आप लोगों को? चलिए, ऑल क्लियर। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। और इंडियन पॉलिटी में लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बोरोड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम आज से अपना संविधान पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है ना। और देखिए, संविधान पढ़ने से भी पहले हम जरा संविधान के निर्माण की बात करें, ठीक है। क्योंकि जब निर्माण होगा उसी के बाद क्या उस निर्माण में क्या संविधान लिखा गया था, तो उसके बारे में उसके बाद ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो आइए, आज का टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ द, ठीक है ना, भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का निर्माण, तो ये टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। और इस वीक आपकी क्लासेस आपको पता ही है डिस्टर्ब रही है ना, तो कोई बात नहीं, मंडे से हमारा प्रॉपर शेड्यूल चलेगा जैसे अब तक चलता रहा है, ठीक है। दिवाली की, भाई दूज वगैरह फेस्टिवल्स थे, आप जानते हैं, ठीक है। हिंदू के कस्टम्स चल रहे थे, हिंदूज के, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा इस वीक का शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा ही रहा, आपको पता ही है, ठीक है। बाकी मंडे से एकदम परफेक्ट क्लासेस चलेंगी आपकी जैसे चलती है, ठीक। अब कोई ब्रेक नहीं है ना। वैसे तो मैं सैटरडे भी क्लास लेता कल, बट मेरा एनटी का एग्जाम है नया तहसीलदार का 30th को, मतलब संडे को, इसलिए मैं कल भी शायद क्लास ना ले पाऊँ, हो सकता है टेस्ट भी ना ले पाऊँ, ठीक है। क्योंकि अब मैंने 1-2 दिन थोड़ा सा पढ़ने हैं करंट अफेयर्स वगैरह ना, तो इसलिए हो सकता है मैं सैटरडे का टेस्ट अपलोड ना कर पाऊँ इस वीक, ठीक है। क्योंकि इस वीक पढ़ाई भी नहीं हुई हमारी ढंग से, तो अब टेस्ट भी क्या अपलोड करूंगा मैं, है ना। नेक्स्ट वीक लेंगे आपका टेस्ट बढ़िया से, अच्छे से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण, मैं ठीक हूँ मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माण आज शुरू करेंगे। भारतीय संविधान, देखो, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले आपको टाइमलाइन को समझना पड़ेगा कि शुरुआत संविधान बना, टाइमलाइन को समझना पड़ेगा कि शुरुआत कहां से हुई थी सबसे पहले। तो देखो, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 1915 में, 1915 में गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आ गए, 1915, ठीक है। और जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे, तो सबसे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम की नींव रखी थी 1916 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। 18 में खेड़ा सत्याग्रह चलाया था। 1918 में ही उन्होंने जो है अहमदाबाद सत्याग्रह चलाया था। तो 2-3 सत्याग्रह चलाए थे। उसके बाद 1920 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दी थी, ठीक है ना। 1930 में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला दी थी। तो गांधी जी की फ्रीडम मूवमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रही थी 1920 के दशक में। 1920 के दशक में गांधी जी की जो फ्रीडम मूवमेंट थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो लोगों को लगा कि भाई, देश की आजादी जो है ना वो बहुत नजदीक है। तो हमारे लोगों ने सोचा कि अगर देश आजाद हो गया, तो देश आजाद होने के बाद हमें एक संविधान की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब संविधान की हमें जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए क्या किया गया भाई? तो जब संविधान की जरूरत पड़ेगी तो लोगों ने सोचा, बाद में देश आजाद होने के बाद संविधान को बनाने को लेकर के मारकाट हो भारत में, इससे अच्छा है कि ये काम क्यों ना अंग्रेजों से ही करवाए। तो याद रखिएगा, 1934 में सबसे पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री एम एन साहब। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के समक्ष ये मांग रखी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो वो पहले व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों के समक्ष ये मांग रखी कि भारत के संविधान होना चाहिए भारत के लिए एक,
तो वो व्यक्ति का नाम क्या है, तो आप कहेंगे उन व्यक्ति का नाम है श्री एम एन रॉय। अब ये एम एन रॉय कौन थे, तो लेबर पार्टी के लीडर थे। साथ ही साथ इन्होंने 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी, सीपीआई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि एक लेबर पार्टी थी, तो इसके फाउंडर थे कौन, एम एन रॉय साहब। 1921 में इन्होंने सीपीआई की स्थापना, और उसके बाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में अंग्रेजों के समक्ष संविधान को बनाने की मांग उठाई। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी बड़ी छोटी सी पार्टी, अंग्रेजों का इनकी बात में तो कतई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी। और कांग्रेस पार्टी को लगा भैया देश की आजादी लड़ी हम, खून बहाया हमने, और उसके बाद आज संविधान बनाने की बात हो रही है, तो कम्युनिस्ट वालों को हम कैसे ये फल खाने दें संविधान बनाने में। तो 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भी ये डिमांड कर दी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग कि भारत के लिए भी क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। और भारत का जो संविधान है तो ये मांग रखी। हालांकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो छोटी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, एक बहुत मजबूत पार्टी थी। हालांकि अंग्रेजों ने स्टार्टिंग में तो गौर किया नहीं इस बात पे, लेकिन बाद में जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अंग्रेजों को लगा कि नहीं भैया अब कुछ करना, ठीक है। तो 1940 38 अब कांग्रेस पार्टी ना ये भी नहीं चाहती थी कि हमारा जो संविधान बने उसमें किसी भी तरह का अंग्रेजों का इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप हो, क्योंकि अंग्रेज अगर हस्तक्षेप करेंगे संविधान बनाने में तो वो संविधान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज जोड़ेंगे जिससे उनका भी फायदा। तो 1900 पार्टी पे 1938 में कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर जवाहरलाल नेहरू साहब ने कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर 1938 में ये कहा ब्रिटेन संसद को कि हमारा संविधान जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार का अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब 1940 में याद रखिए भारत में अंग्रेजों द्वारा अगस्त ऑफर लाया, अगस्त ऑफर। अब क्योंकि ये ऑफर अगस्त के महीने में आया था इसलिए इसे अगस्त ऑफर, तो अगस्त प्रस्ताव भारत आया, याद रखिएगा 1940 में। और अंग्रेजों ने भारतीयों की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके देंगे और जिसमें हमारा कोई भी इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप नहीं हो। तो ये मांग याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने मान ली 1940 में। 34 में मांग उठी और 40 में मांग को स्वीकार किया गया संवैधानिक सभा बनाने के लिए, लेकिन अभी संवैधानिक सभा तो नहीं बनी, ठीक है। अब 1940 से थोड़ा सा पहले आएंगे, थोड़ा सा पहले आइए 1940 से, बस आप ज्यादा नहीं, मामूली से। देखो आप जानते हैं कि फर्स्ट सितंबर और 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है ना। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। हुआ क्या था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। देखो जर्मनी में आपने सुना होगा कि जर्मनी का जो चांसलर था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, भाई साहब वो बहुत ही एक सनकी किस्म का इंसान था। और भाई साहब वो एक ही चीज चाहता था कि विश्व के मानचित्र पर सिर्फ एक ही देश होना चाहिए और वो है जर्मनी। और उसने अपनी इस सनक को कंप्लीट करने के लिए किया क्या कि सबसे पहले उसने अपने बिल्कुल सहयोगी देश पोलैंड पर आक्रमण किया। हालांकि 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें जो एडोल्फ हिटलर था एक सैनिक था उस युद्ध में। बाद में वहां पे जर्मनी में नाजिम शाही चली जिसके तहत वो वहां का लीडर बन गया था। और आप जानते हैं कि 1914 में कई तरह की शर्तें जो है ना वो जो बड़ी बड़ी फोर्सेस थी उन्होंने जर्मनी के ऊपर लगा दी थी। तो जर्मनी भी ऐसा चाह रहा था कि वो जो शर्तें जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनसे भी वो और देशों के कंट्रोल से बाहर निकले, और देशों के दबाव से प्रेशर से बाहर निकले। तो जर्मनी अपनी साख भी बचाना चाहता था। तो जर्मनी ने अपनी साख बचाने के लिए जर्मनी ने पोलैंड पर सबसे पहले आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चढ़ गया अपनी तरफ पे, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहां से स्टार्ट हो गया 1 सितंबर 1939 जब जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज जुड़ गई,
ठीक है ना, बहुत सारी कंट्री। तो एक तो थी एलीड पावर और एक थी एक्सिस पावर। एलीड पावर्स में बड़ी बड़ी पावर्स थी, जैसे कि रशिया था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ठीक है। रशिया, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, ये चार पांच बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, ये थी। और तीन थी एक्सिस पावर्स, ठीक है ना, तीन थी एक्सिस पावर, जिसमें सबसे पहले नंबर पे था जर्मनी, ठीक है, दूसरे नंबर पर था इटली, और तीसरे नंबर पर था जापान। ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हुए, ठीक है ना, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीन एक्सिस पावर्स थी जो हार गई, ठीक है ना। और बाकी की चार पांच अलाइड पावर्स थी, जिसमें यूएसएसआर था, सोवियत संघ, जिसे मॉडर्न डे आप रशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस था, अमेरिका था, ठीक है, और ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, अंग्रेज, ठीक है। तो अंग्रेज क्योंकि अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, तो युद्ध फ्रंट पर अंग्रेजों के सैनिक भी मारे जा रहे थे। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई मरने मारने के लिए हमारे सैनिक क्यों जरूरी है, हमारे पास भारत जैसा एक देश भी तो गिरवी रखा हुआ है, क्यों ना भारतीय सैनिक ले लिए जाए युद्ध में लड़ने के लिए, ठीक है ना, क्यों ना भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल किया। लेकिन पहले अंग्रेजों ने देखा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमें टक्कर दे रहा है तो कौन दे रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो भाई अंग्रेजों को टक्कर दे रहा था एक तो जर्मनी का एडोल्फ हिटलर, ठीक है ना। एक तो कौन टक्कर दे रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को, एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का चांसलर हुआ करता था, और दूसरा इटली का डिक्टेटर था जिसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। तो बेनिटो मुसोलिनी अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहा था युद्ध फ्रंट पे, ठीक है ना। ये दो लोग अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और जिसके चलते अंग्रेजों के बहुत सारे सैनिक मारे जाते। अब अंग्रेजों ने सोचा कि मरने मारने के लिए हमारे ही सैनिक क्यों जरूरी है, क्यों ना हमारे पास भारत जैसा देश पड़ा हुआ और भारत से कुछ सैनिक लिए जाए। तो 1942 में याद रखिएगा, एक हाई लेवल कमीशन भारत भेजा गया जिसका नाम था क्रिप्स इंडिया। क्रिप्स इंडिया मिशन भारत आया। तो क्रिप्स इंडिया मिशन याद रखिएगा, भारत आया 1942 में, जिसके अध्यक्ष थे कौन, स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इस मिशन के अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। अब स्टेफर्ड क्रिप्स ने आकर के गांधी जी से मुलाकात करी और गांधी जी को कहा कि गांधी जी आप हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या करिए, साथ दीजिए, और हम सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आपको क्या करेंगे, आजादी दे दें। अब गांधी जी ने कहा देखो क्रिप्स बाबू, बात ऐसी कि आप हमसे समझौता तो करोगे, ठीक है, और रही बात आजादी की, तो वो हम लेके रहेंगे और आपको हमें देनी भी पड़ेगी। और इस स्क्रिप्ट से नाराज होकर के गांधी जी ने 9 अगस्त और 1942 9th ऑफ अगस्त और 1942 को स्क्रिप्ट से नाराज होकर के गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो स्क्रिप्ट से नाराज होकर के गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त और 1942 को छेड़ दिया। और गांधी जी ने कहा, स्टेफर्ड क्रिप्स को एक नाम दिया, इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक। ये ऐसा चेक है जिसकी साख समाप्त हो चुकी, ठीक है ना, पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब होता है, पोस्ट डेटेड चेक, मान लो मुझे आपको 100 करोड़ रुपया दे, ठीक है ना, 100 करोड़ रुपया देना है, मैंने आपको 1 नवंबर का चेक दे दिया 2022 का, और मैंने कहा 31 अक्टूबर तक को आपको मेरे ये काम करने। अब भाई साहब मान लो 31 अक्टूबर तक मैंने अपने सारे काम भी करवा लिए आपसे, और 1 नवंबर को बैंक में जाकर के वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब आप मेरा क्या कर, कुछ नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने कहा ये झूठा है 1 नंबर, ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये हमें झूठे सपने दिखा रहा है आजादी के। अगर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका साथ भी देंगे तो भी हमें आजाद नहीं करेगा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। और गांधी जी ने इससे नाराज होकर के 9 अगस्त या कहीं कहीं 8 अगस्त भी दिया। वैसे 8 अगस्त को फैसला लिया गया था मुंबई में कि भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा जाएगा, और 9 अगस्त को इसे चला दिया गया था पूरे। तो डेट पे मत जाना, डेट में 8 और 9 बुक्स में दोनों ही दी गई होती है। वैसे 9 अगस्त को शुरुआत हुई थी, 8 अगस्त को फैसला लिया गया था मुंबई के वाड्रा स्थान है, वाड्रा प्लेस है वहां पर, ठीक है। वहां पर उस मैदान में फैसला लिया गया था 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को इसे देश भर में लागू किया गया। और गांधी जी ने इसी समय डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। एक लीडर और थे जिन्होंने कहा था मरो या मारो,
उन्होंने मरो या मारो का नारा दिया था, वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ जाए अगर लेकर आएंगे उस चीज को तो ज्यादा ही डिटेल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पोस्ट डेटेड चेक का, और गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब भारत ने तो साथ दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब क्या हुआ कि एलीड फोर्सेस जो थी, जिसमें यूएसए था, एलीड फोर्सेस में कौन कौन था? यूएसए था, यूएसएसआर जिसे रशिया कहते हैं, फ्रांस था, ठीक है ना, इसके अलावा ब्रिटेन था। ये सारी एलीड फोर्सेस थी। क्या थी? एलीड फोर्सेस थी। और ये तीनों थी एक्सिस पावर्स। ये सारी फोर्सेस इनके खिलाफ लड़ रही थी, जर्मनी, इटली, जापान के। हालांकि स्टार्टिंग में जो था ना, ये यूएसएसआर इनकी तरफ था, ये बाद में बदल के यहाँ आ गया था, वो भी बताऊंगा आपको कारण जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगा वहां। ठीक है, अभी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग देखते हैं तो इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाए, ठीक है। चलो, तो ये सबसे पहले अलाइड फोर्सेस जो थी, सबसे पहले कहां घुसी? तो सबसे पहले घुसी इटली के अंदर, ठीक है ना, इटली के अंदर घुसी। और यहाँ का जो डिक्टेटर था बेनिटो मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी को भाई साहब पकड़ लिया गया रोम शहर की सड़कों पर। ये भाग रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था इन फोर्सेस से, लेकिन इसे रोम शहर की सड़कों पर पकड़ लिया गया और भाई साहब इसे उल्टा टांग दिया गया रस्सी से। और कम से कम 5 या 6 दिन तक इसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया उल्टा टांग करके। और उसके बाद 30 गोलियां इसके चेहरे के अंदर डाल दी गई भाई साहब। इस तरह जो है बेनिटो मुसोलिनी का खात्मा। अब इटली तो हो गया साइड में देश सेकंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद एडोल्फ हिटलर को यह खबर मिली कि इटली में बेनिटो मुसोलिनी के साथ एलीड फोर्सेस ने इतना बुरा किया है। और उसको यह भी पता चला कि अब एलीड फोर्सेस का रुख जो है वो जर्मनी की तरफ हो चुका है। अब भाई साहब जब एडोल्फ हिटलर को पता चला कि जर्मनी की तरफ एलीड फोर्सेस आ रही है, तो इसने कहा भैया एलीड फोर्सेस के हाथों मरना अच्छा है, खुद से ही मर जाओ। तो शाम का वक्त था। शाम के वक्त कहते हैं कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन्स के साथ मिलकर के सुसाइड कर लिया था एडोल्फ, खुद ही, ठीक है ना। तो एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी का चांसलर था, तो हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन्स के साथ मिलकर के क्या कर लिया? सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और भाई साहब जब शाम तक ये बाहर नहीं आया अपने चैम्बर से, तो फिर इसके सैनिक गए, देखा, चेक किया तो देखा कि ये मरा हुआ था वहां, सुसाइड करता एडोल्फ हिटलर। तो ऐसे दो देश तो हो गए भाई सब साइड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। अब उसके बाद जापान को भी अलाइड फोर्सेस ने बहुत बार वॉर्न किया, लेकिन जापान जो था ना उस समय सिर्फ जापान तक सीमित नहीं था। जापान, जापान के साथ साथ इसका सुमात्रा आइलैंड जो इस समय इंडोनेशिया का भाग है, उस पर भी इसका कब्जा था। सिंगापुर पर भी जापान का कब्जा था। और जापान का कब्जा हिंद महासागर में कई सारे द्वीपों के ऊपर था, जहां से अलग अलग जगह से ऑपरेट कर रहा था जापान। और जापान को एक ही जगह पर सजा देना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि अगर एक जगह एलिड फोर्सेस जाती है तो दूसरी जगह से हमला जारी रहेगा, दूसरी जगह जाएंगी तो तीसरी जगह से हमला जारी रहेगा। तो जापान को कई बार प्यार से समझाया गया कि युद्ध को खत्म करो और बस, अब दो देश तो साइड में हट गए, आप भी खत्म करो। लेकिन जापान हीरो बन रहा था अपने आप को भाई साहब। और जापान ने क्या किया, अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा हुआ करता था, नवल बेस, जिसका नाम था पर्ल हार्बर। और उस पर्ल हार्बर पर जापान ने अपनी एयरफोर्स भेज दी उस नौसैनिक अड्डे पर, और एयरफोर्स से अटैक करवा। और अमेरिका के कई सारे हजार सैनिक जो है वहां पर मारे गए। कई सारी जो है नवल शिप्स जो थी, नौसैनिक जो शिप्स थी, उनको तबाह कर दिया गया, कई हजारों सैनिक मारे गए। उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट, ठीक है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजनवेल्ट। और फ्रैंकलिन डी रूजनवेल्ट ने कहा कि जापान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरी की पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। और भाई साहब आप जानते ही हैं फिर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हुआ क्या था? तो परमाणु हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पर, है ना। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, 1945 को जापान के दो बड़े शहर, कौन कौन से? हिरोशिमा, और 9 अगस्त को हुआ था नागासाकी पर। 9 अगस्त नागासाकी पर हुआ था 9 अगस्त को। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा दिए। क्या गिरा दिए गए थे? एटम बॉम्ब। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब। हिरोशिमा पर जो एटम बॉम्ब गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था फेट्समैन। क्या था उस बॉम्ब का नाम? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि एटम बम्बों के कूट नाम बताइए जो अमेरिका ने जापान पर गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी।
ठीक है, तो लिटिल बॉय और फेट्समैन नाम के दो बॉम्ब गिराए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में, और कई लाखों लोग जो है भाई साहब धुआं बन के उगले थे, हड्डियां तक नहीं मिली थी, आप जानती, क्योंकि जो परमाणु बम होता है ना, एटम बम होता है, वो सिर्फ कंक्रीट को छोड़ करके कोई चीज नहीं छोड़, कंक्रीट के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, बाकी तो भाई साहब तहस नहस कर देता है हर चीज। धरती तक जो है आज तक भी वहां पर इतनी रेडियो एक्टिविटी है ना, वहां की जमीन में, वहां की एयर में, जबकि जापान की सरकार ने उस एरिया को बहुत अच्छे से कोशिश करी है डेवलप करने की, लेकिन आपने सुना होगा आज भी अगर कोई बच्चा वहां पैदा होता है तो वो हैंडीकैप्ड पैदा होता है उस जगह, ठीक है, क्योंकि आज भी वहां पर रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद है, वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अभी तक मौजूद, उसी के कारण बच्चा जो है क्या होता है वहां पर अपंग पैदा होता है ना, यही कारण अभी तक, ठीक है। तो भाई साहब जापान भी साइड में हो गया, और 13 अगस्त को भाई साहब जापान ने सरेंडर, 13 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर, हाथ उठा लिए अमेरिका के सामने, भैया परमाणु बम मत गिरो, बस अब हम हमारी तरफ से युद्ध करो। तो फाइनली ये युद्ध खत्म हो गया था 15 अगस्त और 1945 को जापान के सरेंडर के बाद, ठीक है। अब अंग्रेजों ने इस सेकंड वर्ल्ड वॉर को, जो कि ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, तो अंग्रेजों ने इस सेकंड वर्ल्ड वॉर को एनालाइज किया, और अंग्रेजों ने देखा कि भैया युद्ध तो हम लोग जीत चुके हैं, ठीक है ना, जो युद्ध है वो हम जीत चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि हमारी जो सेना है वो युद्ध फ्रंट पर, आधी से ज्यादा सेना युद्ध फ्रंट पर मारी जा चुकी है। अंग्रेजों ने देखा कि उनका शाही खजाना आधे से ज्यादा खाली हो चुका है, तो अब अंग्रेजों के पास ना तो बची थी ताकत और ना बचे थे इतने पैसे कि वो दुनिया पर क्या कर सके, शासन कर सके, और अंग्रेजों ने दुनिया भर के देश आजाद करने शुरू कर दिए, जिनमें हमारा भारत भी था। तो 1946 में एक और हाई लेवल कमीशन भारत का, 1946, तो 1946 में एक और हाई लेवल कमीशन भारत आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो भारत आया 1946 में, ठीक है, और इसके तहत याद रखिएगा 3 लोग भारत में आए थे, एक तो स्टेफर्ड क्रिप्सी आए थे जो 1942 में आए, दूसरे याद रखिएगा अलेक्जेंडर आए थे, और तीसरे आए थे लॉरेंस, तो ये 3 लोग कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत आए, और इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत याद रखिएगा 2 काम हुए थे, एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन करके तैयार, ठीक है, एक तो हमारी संवैधानिक सभा बन करके तैयार, संवैधानिक सभा बनी थी तो हमारी, ठीक है ना, और दूसरा अंग्रेज जाते जाते हमारे यहाँ एक अंतरिम सरकार का गठन करके गए थे जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल, ठीक है, अंतरिम सरकार मतलब एक काम चलाऊ सरकार, एक अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बना करके गए थे, ठीक है ना, अंतरिम सरकार यानी कि काम चलाऊ सरकार, अंतरिम सरकार, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इसके अध्यक्ष थे, मतलब एक काम चलाऊ सरकार, ठीक है ना। भाई अभी इस देश का संविधान तो था नहीं और अंग्रेज जा रहे थे, और संविधान तो आपको पता है 1950 में लागू है ना, अब 1947 में अंग्रेज चले गए थे 15 अगस्त और 1947 का, तो भैया जाने से पहले एक काम चला सरकार जो शासन चला सके थोड़े समय के, उसके बाद इलेक्शन करवा लेना, ठीक है, तो बन जाएगी बात, ठीक है, तो अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन किया, अंतरिम सरकार किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू साहब के, अंतरिम सरकार का अध्यक्षता में अंतरिम सरकार, ठीक है ना, और संवैधानिक सभा का निर्माण, ठीक है, तो ये थी टाइमलाइन, यानी कि 1934 में डिमांड की गई, 1934 में मांग की गई संविधान बनाने की, 1940 में मांग को स्वीकार किया गया, और 1946 में फाइनली संवैधानिक सभा बनकर के तैयार हुई, मतलब कितनी टाइमलाइन है ये, 12 साल, कितना साल लग गया, 12 साल, 1934 में मांग, 40 में मांग स्वीकार, और 46 में संवैधानिक सभा का निर्माण, तो 12 साल की टाइमलाइन थी, जिसे समझना हमें बहुत जरूरी था कि शुरुआत कहां से हुई थी, संविधान बन, तो संवैधानिक सभा बनकर के तैयार, ठीक है भाई।
अब यहां तक क्लियर होंगी आपको सारी चीजें। अब मैं आगे बढ़, ये टाइमलाइन खत्म हो गई अब, ठीक है। अब संवैधानिक सभा बनकर के तैयार हुई, ठीक है। अब इसके बाद देखो बात आती है अगली नेक्स्ट पॉइंट की। अब संवैधानिक सभा बन के तैयार होगी। अब संवैधानिक सभा में सदस्य कहां से, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कितने थे हमारी संवैधानिक सभा में, तो आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने थे, तो टोटल मेंबर्स थे 389। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, संवैधानिक सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। ये एक बार नहीं 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन, ठीक है ना, लाखों बार। स्टेट के, सेंटर के, कितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन है कि संवैधानिक सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो 389 मेंबर्स थे संवैधानिक सभा में। अब बात है कि ये सदस्य आए कहां से। देखिए इस समय हमारे भारत में राज्य तो थे नहीं, क्या थी हमारे भारत में, प्रांतें हुआ करती थी, प्रोविंसेस, जैसे कि बॉम्बे प्रांत थी, मद्रास प्रांत थी, बंगाल प्रांत थी, यूनाइटेड प्रांत थी, संयुक्त प्रांत थी, ये प्रांतें हुआ करती थी। और इस समय भारत में कितनी प्रांतें थी, तो 15 प्रांतें थी। तो टोटल 15 प्रोविंसेस थी, 15 प्रांत, जिसमें से 11 गवर्नरी प्रांत थी, गवर्नर प्रोविंसेस थी, और 4 थी चीफ कमिश्नर, 4 थी चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो मतलब 11 गवर्नरी प्रांतें थी और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतें थी, ठीक है ना, मुख्य आयुक्त प्रांतें 4, मतलब 11 बड़ी और 4 छोटी। 11 में अंग्रेजों का गवर्नर बैठता था और 4 में अंग्रेजों का चीफ कमिश्नर बैठता था। जैसे कि इस समय में भारत में 28 राज्य हैं और कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब राज्यों में गवर्नर बैठता है और केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर या ल्यूटिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल बैठता है, ठीक है। तो राज्यपाल बड़ा होता है, सैलरी भी 3.5 लाख रुपए मिलती है, और जो लेफ्टिनेंट होता है गवर्नर, उसे 1,10,000 रुपए सैलरी मिलती है। तो गवर्नर बड़ा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर छोटा होता है। तो जो बड़े राज्य है वहां पे गवर्नर, और जो छोटे प्रांतें थी उसमें कौन, चीफ कमिश्नर यानी कि मुख्य आयुक्त शासन चलाता है। अब याद रखिएगा कि इसमें से 292 सदस्य, 292 मेंबर्स, 292 सदस्य निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे, निर्वाचित। कहां से, तो याद रखिएगा 11 गवर्नरी प्रांत निर्वाचित हुए थे, इलेक्शन लड़के आए थे 11 गवर्नरी प्रांतों से 292 सदस्य, ठीक है। तो 292 सदस्य याद रखिएगा 11 गवर्नरी प्रांतों से निर्वाचित होते हैं, जबकि याद रखिएगा 4 सदस्य, तो 4 सदस्य जो हैं वो 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से, मुख्य आयुक्त प्रांतों से निर्वाचित होता है। निर्वाचित, इलेक्शन लड़के, निर्वाचित का मतलब है इलेक्शन लड़के जीत कर, ठीक है ना, तो निर्वाचित थे 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से। अब आप बस ये 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों के नाम याद रख लीजिए, बाकी गवर्नर प्रांत तो अपने आप याद, ठीक है ना, क्योंकि इनको छोड़ करके जो भी होगी वो गवर्नर ही होगी, 4 को छोड़ करके। तो 4 में कौन कौन सी थी, गवर्नरी प्रांत, तो इनके नाम लिख लीजिए। तो ये 4 गवर्नरी प्रांत थी, जिसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये 4 गवर्नरी प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है। ये 4 क्या थी, हमारी गवर्नरी प्रोविंसेस थी, गवर्नरी प्रांतें। तो यहां से आए थे। अब इनके छोड़ करके जितनी भी बची ना, वो क्या होगी, तो वो गवर्नरी प्रांत होगी। आपसे पूछ ले कोई बॉम्बे प्रांत कौन सी थी, तो आप कहेंगे गवर्नरी थी। बंगाल पूछ ले तो गवर्नरी थी, मद्रास पूछ ले तो गवर्नरी थी, संयुक्त प्रांत पूछ ले तो गवर्नरी प्रांत थी। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो ये 4 आपकी दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है, ये 4 चीफ कमिश्नरी मुख्य आयुक्त थी। इनको छोड़ करके सभी गवर्नर। मान लो ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से कौन सी जो है मुख्य आयुक्त प्रांत नहीं है, अब इन 4 में से 3 नाम ऑप्शन होंगे और जो एक चौथा नया नाम मिल गया वो आंसर होगा। समझ गए, तो बस ये 4 याद करो, 11 छोड़ दो, 11 तो अपने आप याद है। इनको, इनके अलावा जितनी भी प्रांतें थी वो सारी कौन सी थी, गवर्नरी, ठीक है। तो कर देंगे आप टिक।
अब बचे कितने मेंबर्स, तो 292 और 204, 296 मेंबर तो आ गए। तो 389 में से 296 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, अब बचेंगे 93 सदस्य। अब ये 93 सदस्य कहां से आए? देखो जब क्या हुआ, जिस समय, देखो अब बचे 93 मेंबर्स। देखो जिस समय देश आजाद हुआ और ये संवैधानिक सभा के इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही, इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें मैन ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जिन्होंने कहा था पूरे भारत को एकजुट किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ राजेंद्र मेनन जी की ड्यूटी लगाई गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से, मतलब केंद्र को कोई सरकार ही नहीं थी उस समय, मतलब जो उस समय नेहरू जी या गांधी जी वगैरह जो थे, इन लोगों ने ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि यही लोग सुप्रीम हुआ करते थे जब संवैधानिक सभा बन चुकी थी और अंग्रेज जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आप सारी रियासतों से बात करो। देखो रियासतों के जो राजा महाराजा थे, इन्होंने सोचा कि भारत आजाद हो चुका है, अब अंग्रेज भी जा रहे हैं, अब हम वापस से जनता के ऊपर टैक्स लगाएंगे और फिर से हम टैक्स वसूली करेंगे अच्छे से। अब अंग्रेज हमसे लूटते रहे, अब हम दोबारा से अपना खोया धन वापस लाएंगे, अब दोबारा जनता के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, उनके साथ राजेंद्र मेनन जी गए, जिन्होंने सारी रियासतों के राजाओं से बात करी और उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि आप लोग जानते हैं कि हम आजाद हो चुके हैं। उन्होंने, राजाओं ने कहा हम जानते हैं आजाद हो रहे हैं हम इस समय। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अब भैया राजागिरी तो चलिए, क्योंकि हमने लोकतंत्र को चुना है, और लोकतंत्र मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था लोकतंत्र क्या, ठीक है, तो लोकतंत्र को चुना है। लोकतंत्र में तो अब जनता सबसे सुप्रीम है, जनता से ही तो सब कुछ है, जनता से ही तो सरकार चुनी जाएगी। कि अब अपना आप शासन तो चलाओगे नहीं, अब जनता का शासन चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगी, जनता सरकार बनाएगी, सरकार शासन चलाएगी हर 5 साल के लिए। तो ये बात कही उन्होंने। और अब सरदार साहब ने एक बात और कही उनसे कि या तो चुपचाप अपना विलय हिंदुस्तान में, ठीक है ना, प्यार से कर दो, अगर प्यार से अपना विलय भारत में कर दोगे तो हम तुम्हें जो है इनाम भी देंगे, और अगर प्यार से नहीं करा तो भैया फिर हमें मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा, और अगर मिलिट्री एक्शन हुआ तो भैया हमसे ना तो इनाम की उम्मीद रखना, ना प्यार की उम्मीद रखना, फिर जेल में डाल देंगे। पहले तो राजाओं ने बड़ी ना नुकुर, लेकिन बाद में सभी राजा मान गए, सिवाय हैदराबाद के निजाम को छोड़ करके। हैदराबाद निजाम के लिए मिलिट्री एक्शन लिया गया था, और उसके बाद मिलिट्री एक्शन लगा करके वहां पूरा युद्ध लड़ा गया था, और उसके बाद हैदराबाद रियासत का विलय निजामों के साथ लड़ करके भारत में, बाकी सब राजा मान गए, बाकी किसी के साथ युद्ध नहीं लड़ना। तो जब राजाओं ने विलय कर दिया, सभी रियासतों ने अपना विलय भारत में कर दिया, तो पूछा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा गया कि भाई सरदार साहब, आपने तो हमें वादा किया था कि आप हमें इनाम देंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल वादा किया था। तो उन्होंने कहा भाई हम संविधान बनाने का कार्य शुरू कर रहे हैं कुछ ही दिनों में, और हमने संवैधानिक सभा बनाई है। अब आप एक काम कीजिए राजा साहब, आप अपने रियासत से कुछ बंदे भेज दीजिए, आप भी संविधान बनाने में भाग लीजिए, आप भी संवैधानिक सभा के सदस्य बन गए। तो राजा लोग इसी में खुश हो गए। तो राजा ने कहा भैया तू जा, तू जा, तू जा और तू जा। हर राजा ने 2-2 4-4 बंदे भेज दिए अपने अपनी रियासत से। तो ये 93 सदस्य, याद रखेगा, 29 देसी रियासतों से मनोनीत किए गए थे, इलेक्शन नहीं लड़े, ये राजाओं के द्वारा ऐसे ही भेज दिए गए थे, और सरदार साहब ने इन्हें मनोनीत कर दिया था संवैधानिक सभा, तो करवा दिया था, करा नहीं था, करवा दिया, ठीक है ना, अध्यक्ष से। तो 29 देसी रियासतों से मनोनीत किए, रियासतों से, देसी रियासत मतलब राजभरण, ठीक है ना, क्या किए गए थे, मनोनीत किए, मनोनीत किए गए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनेगा अब एग्जामिनेशन में, संवैधानिक सभा के कुल सदस्यों की संख्या, आपका जवाब क्या होगा, 389। क्वेश्चन बनेगा संवैधानिक सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बताओ क्या, 292 और प्लस ये 4, 296, क्या आंसर आएगा, 296। क्वेश्चन आएगा संवैधानिक सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो 292 11 गवर्नरी प्रांतों से निर्वाचित थे, और 4 ये भी निर्वाचित है, तो कितने हो गए, 296, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। मनोनीत कितने थे अगर पूछा जाएगा मनोनीत सदस्यों की संख्या संवैधानिक सभा में, तब आप कहेंगे 29, ठीक है ना, 93, सॉरी कितना कहेंगे, 93, 93 सदस्य क्या थे, मनोनीत। तो सारे क्वेश्चन क्रैक कर देने हैं यहाँ से, सदस्यों को लेके कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। गवर्नरी प्रांतों से कितने थे, 292, ठीक है। मुख्य आयुक्त प्रांतों से कितने थे, तो 4। मुख्य आयुक्त प्रांतें कितनी थी,
4, गवर्नरी कितनी थी 11, कुल प्रांतें कितनी थी 15, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी रियासतें थी, लगभग 500 से भी ज्यादा, छोटी मोटी मिलाकर के 500 से ज्यादा रियासतें थी इस समय भारत में इन 15 प्रांतों। अब बात आती है 296 सीटें, ये जो जीती थी, ये जो क्या थे निर्वाचित, इसमें कौन कौन सी पार्टी की कितनी कितनी सीटें आई, तो याद रखिएगा 296 में से 208 सीटें ली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है ना, 208 सीटें किसकी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 73 सीटें थी याद रखिएगा मुस्लिम लीग की, ठीक है, और 15 सीटें थी अन्य की, ठीक है ना, 15 सीटें थी इसमें अन्य की। तो इन निर्वाचित में से 208 मतलब बहुमत किसका आया था, कांग्रेस का आया था संवैधानिक से, 73 सीटें मुस्लिम लीग लेके गई थी और 15 सीटें अन्य के खाते में, जैसे कि स्वराज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन पार्टियों के पास कितनी सीटें आई थी, 15 सीटें निर्वाचन, ठीक है, कितनी सीटें आई थी, तो याद रखिएगा 15 सीटें आई, ठीक है। तो 296 में से ये भी कई बार डेटा पूछ लिया जाता है, तो ध्यान, क्वेश्चन आएगा कि संवैधानिक सभा में कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य निर्वाचित होकर के आए थे, तो क्या आंसर, 2। मुस्लिम लीग के कितने थे, ठीक है ना, और अन्य के कितने थे, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और यहां से बनेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो संवैधानिक सभा के सदस्यों की संख्या कितनी, 389, 389। अब ये आंकड़ा बड़ी अजीब सा है ना, 389, ये 390 भी हो सकता था, ये 400 भी हो सकता था, या 350 भी हो सकता था, ये इतना थोड़ा वियर्ड सा डेटा क्यों है 389। देखो उस समय ये डिसाइड किया गया कि हर 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख या फिर आप कह सकते हैं 1 मिलियन की आबादी, देश में 1 मिलियन या 10 लाख की आबादी पर, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख की आबादी, एक सदस्य जो है, एक मेंबर संवैधानिक सभा में चुना जाए, ठीक है ना। और उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो भारत की जनसंख्या थी 38 करोड़ और 90 लाख, ये थी भारत की जनसंख्या। तो 38 करोड़ 90 लाख पे कितने सदस्य चुने जाए, तो 389, क्योंकि 10 लाख पे एक में, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कितने थे, मात्र 1,05,000, ये अंग्रेजों का आंकड़ा था भारत में। इससे ज्यादा शर्म की बात भारतीयों के लिए नहीं हो सकती कि 38 करोड़ और 90 लाख लोग मिलकर के मात्र 1,05,000 लोगों का सामना नहीं कर पाए। ये डूब के मरने वाली बात है भारतीयों के लिए, ठीक है। 38 करोड़ 90 लाख लोग मिलकर के 1 लाख लोगों का सामना नहीं कर पाए, मतलब 1 लाख लोगों ने 200 वर्षों तक 38 करोड़ लोगों को क्या करके रखा, गुलाम बना के रखा। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। अब अच्छा हुआ क्यों, वो कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब हम संगठन में रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो हम क्या रहेंगे, स्टैंड, खड़े रहेंगे, और अगर हम टूटे हुए रहेंगे, डिवाइडेड रहेंगे, तो क्या रहेंगे, हम गिर जाए, हम टूट जाए, ठीक है ना। देखो भारत में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको हिंदू मिलेंगे, यहाँ मुस्लिम मिलेंगे, यहाँ सिख मिलेंगे, यहाँ ईसाई मिलेंगे, यहाँ एससी मिलेंगे, एसटी मिलेंगे, ओबीसी मिलेंगे, जनरल मिलेगा, जाट मिलेंगे, गुज्जर मिलेंगे, बनिया मिलेगा, राजपूत मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, हिमाचली मिलेंगे, हरियाणवी मिलेंगे, उत्तराखंडी मिलेंगे, लेकिन यहाँ भारतीय नहीं भाई साहब। उसका कारण यही था, लोग धर्म में, जातियों में बटे हुए, जो एक दूसरे को आपस में नहीं पसंद करते थे। अगर अंग्रेज किसी एक वर्ग को अच्छा करते थे, जैसे कि अंग्रेजों ने 1932 के आसपास कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा करी थी, बी आर अम्बेडकर की सुप्रीमेसी में, कि हम सारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को कम्युनल अवार्ड्स देंगे। तो उससे क्या हुआ, जो गांधी जी वगैरह थे वो, उनको दिक्कत हुई यार कि भैया इनको अवार्ड दे रहे, और हमारे को जेल में डाल दिया। 1932 में गांधी जी को भी उठा के जेल में डाल दिया था, येरावदा प्रिजन में, आप जानते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद, ठीक है। तो ये अंग्रेज करते थे हमेशा, ठीक है, और इसी से उनका काम चलता था भारत में, क्योंकि भारत को अच्छे से तोड़ रखा था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये हो गया भैया मेंबर्स की बात, कि मेंबर्स क्यों 389, ठीक है। चलो भाई, अब सदस्य भी आ गए, अब पहुंचते हैं सीधा संवैधानिक सभा की तरफ, संवैधानिक सभा की ओर रुख करते हैं। तो संवैधानिक सभा, अब संवैधानिक सभा के सदस्य चुन लिए गए, कैसे आए, कैसे, सारी चीजें क्लियर होगी। अब बात करते हैं संवैधानिक सभा की पहली, जो कि हुई थी कब, 9 दिसंबर और 1946।
अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, संवैधानिक सभा के सदस्यों का जो इलेक्शन हुआ था वो जुलाई 1946, जुलाई 1946 में संविधानिक सभा के सदस्यों का इलेक्शन हुआ था। ये जो 296 मेंबर्स थे ना, इनका इलेक्शन कब हुआ था? तो जुलाई 1946, ठीक है ना। और नवंबर में रिजल्ट आया था और उसके बाद दिसंबर में पहली, ठीक है, नवंबर में काउंटिंग होकर रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो 9 दिसंबर और 1946 संवैधानिक सभा की पहली बैठक होती, संवैधानिक सभा की पहली बैठक होती, संवैधानिक सभा की पहली बैठक, या आप कह सकते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संवैधानिक सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर और 1946 होती है। अब होता यह है कि 8 दिसंबर को, एक दिन ये डिसाइड किया हुआ होता है कि संवैधानिक सभा का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। लेकिन 8 दिसंबर की शाम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू जी को फोन करते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे तो बहुत तेज वायरल फीवर है और मुझे नहीं लगता कि कल सुबह तक मैं उठ पाऊंगा और मैं संवैधानिक सभा में आ पाऊंगा। तो भाई साहब देश में तो हड़कंप मच जाता है। 200 साल के बाद देश को आजादी मिली, संवैधानिक सभा की पहली बैठक, अब अध्यक्ष ही गायब होगा तो कैसे कार्यवाही चलाएंगे? अब देश का उस समय कोई संविधान भी नहीं था जिसमें देखते कि अगर ऐसी कंडीशन हो, ऐसी स्थिति हो तो क्या किया जाए। तो उस समय क्या था, हमारे देश में फ्रांस के संविधान को बहुत मान्यता दी थी, बड़ा अच्छा माना जाता फ्रांस के संविधान को। तो उस समय क्या किया गया, फ्रांस के संविधान के 8 तारीख की शाम को पन्ने पलटे गए और देखा गया कि ये कंडीशन अगर फ्रांस के संविधान में या फ्रांस के अंदर होती तो वहां पे क्या किया जाता। तो फ्रांस के संविधान में लिखा गया है कि जो भी सदन का, जो भी सभा का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा एज में, तो जिसकी आयु सबसे ज्यादा होगी, उसे 1 या 2 दिन के लिए, जब तक भी ये बंदा नहीं आता अध्यक्ष, उसे 1 या 2 दिन या 4 दिन के लिए, जब तक नहीं आएगा तब तक के लिए टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया था। तो भैया देखा गया 389 में से सबसे बुजुर्ग इंसान को, तो 81 साल के निकल के आए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर को याद रखेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया? टेम्परेरी चेयरमैन, अस्थायी अध्यक्ष बना संवैधानिक सभा। तो क्वेश्चन आएगा पेपर में, संवैधानिक सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष किसे चुने गए थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। और ये संवैधानिक सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य भी थे, ठीक है ना। तो ओल्डेस्ट पर्सन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संवैधानिक सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 81 वर्ष के डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, तो इन्हें एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब संविधान की दूसरी बैठक जो कि हुई थी 11 दिसंबर 1946, जो कि किस दिन हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग, संविधानिक सभा की दूसरी बैठक, तो सेकंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना, दूसरी बैठक हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था? परमानेंट चेयरमैन, तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा। क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है ना। और इसी दिन एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी साहब को संवैधानिक सभा का वाइस चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया था, उपाध्यक्ष, ताकि अगर कभी अध्यक्ष ना हो तो उसकी गैर हाजिरी में उपाध्यक्ष उसकी कार्यवाही चला, ठीक है ना, किसी बुजुर्ग को ना बना, ठीक है, तो इसलिए उपाध्यक्ष भी बना। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था B.N. राव, इन्हें संवैधानिक सभा का एडवाइजर अपॉइंट कर दिया था, सलाहकार नियुक्त कर दिया गया था और अगले ही दिन इन्हें 60 देशों की यात्रा पर भेज दिया गया था और उन देशों में भेजा गया था जहां जहां अंग्रेजों ने देश भारत से पहले आजाद कर दिए थे, जिन देशों में नया नया संविधान बना था, ताकि आप अच्छी अच्छी चीजें वहां से लेकर के आओ जिन्हें हम अपने भी संविधान में क्या करेंगे? ऐड करें, ठीक है ना। और बोरोड प्रिंसिपल्स में मैंने बताया था कितनी सारी चीजें हमने क्या किया है, विश्व के देशों के संविधान से ली, ठीक है। तो B.N. राव साहब को एडवाइजर नियुक्त किया गया और अगले ही दिन 60 देशों की यात्रा पर भेज दिया गया, ठीक है, ताकि अच्छी अच्छी चीजें विश्व से लेकर आए
हम उसे अपने भी संविधान में क्या करें, ऐड करें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। 11 अगस्त दिसंबर 1946। ठीक है, अब अगली बैठक होती है 13 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखेगा। क्वेश्चन आएगा संवैधानिक सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संवैधानिक सभा के अध्यक्ष कौन थे, संवैधानिक सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे, ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे। ठीक, अब 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर और 1946। अब 13 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था संवैधानिक सभा के। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was presented by जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा कि एक संवैधानिक सभा के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, सब इंस्पेक्टर, हमीरपुर बोर्ड ने पूछा है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश कि संवैधानिक सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो किसने पेश किया था, क्या था ऑप्शन में, जवाहरलाल नेहरू साहब, यही राइट आंसर। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। अब आप कहेंगे सर ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, क्या चीज थी इसमें। तो जो हमारा संविधान था ना, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर, ठीक है ना, इसी प्रस्ताव पर संविधान आधारित, इसी प्रस्ताव पर संविधान आधारित था। ठीक है ना, इसी प्रस्ताव पर आधारित था हमारा संविधान। ठीक है, और याद रखिएगा इसको पेश तो कर दिया गया, लेकिन इसके ऊपर कई समय तक चर्चा चली इस प्रस्ताव के बाद, और काफी समय चर्चा होने के बाद याद रखिएगा 22 जनवरी 22 जनवरी और 1947 इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया संवैधानिक सभा के सदस्यों द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया संवैधानिक सभा के सदस्यों द्वारा कि हाँ ये ठीक है और हमारा संविधान इसी प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है ना, तो ये पास, ये फाइनली क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो माउंटबेटन प्लान वगैरह है, वो अब हम करेंगे मंडे ट्यूसडे की क्लास। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रहेगा लेक्चर। ठीक है, अगला जो करेंगे हम, वो करेंगे कौन सी क्लास में, मंडे की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बस, आज यहीं तक करेंगे। अगली क्लास में माउंटबेटन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, और आप जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उसके बाद में भी कल की क्लास में, मंडे की क्लास में बात करेंगे। कल तो है नहीं क्लास, सैटरडे है। ठीक है, कल तो टेस्ट देखते हैं, अगर बनेगा मुश्किल है कल बनना, 30 को एग्जाम है। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बताइए भाई। चलिए ठीक है, फिर आज यहीं पर बंद करते हैं क्लास को। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मंडे मिलेंगे पॉलिटी क्लास में, है ना। ओके, अब की क्लास तो मैं अब लूंगा नहीं, अब मैं ग्रामर की क्लासेस